तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तिवारी जी एजुकेशनल में। मेरा नाम है राघव तिवारी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 जो आपका न्यू सिलेबस है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बुक नंबर 1। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इससे आपके कई सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम्स में आते हैं, चाहे वो फाइनल टर्म के आपके बोर्ड के एग्जाम्स हो या फिर आपके मिड टर्म्स के एग्जाम हो। आपका जैसा मिड टर्म के अभी एग्जाम आने वाले हैं, उसमें आपको सिलेबस तो आपको पता ही होगा कि फर्स्ट बुक के 7 चैप्टर आ रहे हैं आपके और सेकेंड बुक के 2 चैप्टर। तो उन 7 चैप्टर्स में से जो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है उससे मैंने शुरू किया है ताकि आपको ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर समझ में आ जाए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है, अब ये शब्द जो है, इस शब्द को पहली बार किसी ने तो प्रयोग किया होगा ना। तो इस शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो स्कॉटलैंड के एक विधिवेता थे। विधिवेता यानी कि कानून निर्माता, जो एडवोकेट वगैरह होते हैं, उनका नाम था जेम्स लॉरिमर। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग किया था। अगर हम इसके अर्थ की बात करें तो जब 2 या 2 से अधिक देश मिलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी संगठन की स्थापना करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। यानी कहने का मतलब ये है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा देश अपने एक समान हितों की पूर्ति के लिए, यानी कि उनके कुछ इंटरेस्ट होते हैं, जिस इंटरेस्ट की पूर्ति के लिए वो लोग उस इंटरेस्ट को फुलफ़िल करने के लिए एक इंटरनेशनल रूप में ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जिसमें नई नई कंट्रीज़ भी आने वाले टाइम में ऐड होती जाती हैं। इसे क्या कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इसके नाम से बता सकते हैं आप लोग कि भाई अंतर्राष्ट्रीय मतलब जिसमें विश्व के स्तर पर कई सारे देश जिस ग्रुप में शामिल हों। संक्षेप में, जब पारस्परिक लाभ अर्जित करने के लिए, पारस्परिक लाभ का मतलब क्या होता है, देखिए कोई भी आप ग्रुप बनाते हैं ना, तो उस ग्रुप का जो उद्देश्य होता है वो एक ही होता है कि जितने भी उस ग्रुप के मेंबर्स हैं सबको एक समान रूप से लाभ हो। ठीक है, आप ग्रुप क्यों बनाएंगे भाई, आप अपने इंटरेस्ट के लिए बनाएंगे तो आपको बराबर फ़ायदा सबको होना चाहिए ना। तो उसी फ़ायदे के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए जाते हैं। अगर हम इनके एग्जांपल्स की बात करें तो लीग ऑफ नेशंस जो 1919 में जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुई थी उसके बाद बना था। संयुक्त राष्ट्र संघ जो लीग ऑफ नेशंस का ही दूसरा रूप है, जो 1945 24 अक्टूबर 1945 में बना। विश्व बैंक 1945 में बना। विश्व व्यापार संगठन जो है वो 1995 में बना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1944 के जो बांडुंग सम्मेलन बना उससे बना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ये 1919 में बना था। चलिए, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं, इनको हम धीरे धीरे सारे ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं लीग ऑफ नेशंस से। लीग ऑफ नेशंस यानी कि राष्ट्र संघ। पहले विश्व युद्ध के बाद विश्व यह जान चुका था कि विश्व में शांति की स्थापना के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता है। देखिए, अगर आप वर्ल्ड वॉर 1 देखेंगे ना, तो वर्ल्ड वॉर 1 में क्या था, जितने भी विश्व के पावरफुल कंट्रीज़ थी वो सारे आपस में फ़ाइट कर रहे थे। ठीक है, उस फाइट में जब वो फाइट ख़त्म हुई, यानी कि जब प्रथम विश्व युद्ध ख़त्म हुआ, तो विश्व के जितने भी महत्वपूर्ण देश के राष्ट्रपति थे उन लोगों ने एक बैठक की और उस बैठक में कुछ निर्णय लिया गया। उसमें एक कारण ढूंढा गया कि भाई वर्ल्ड वॉर जो है वो हुई क्यों थी। तो उसका एक महत्वपूर्ण जो कारण खोजा गया वो यह था कि उस टाइम पर, यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर, कोई भी इंटरनेशनल लेवल पर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जो इन देशों को कंट्रोल कर सके। तो ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो इन सभी देशों को नियंत्रित कर सके। ऐसा विचार जो उस टाइम के तत्कालिक राष्ट्रपति थे अमेरिका के, जिनका नाम था वुड्रो विल्सन। तो वुड्रो विल्सन ने एक 14 सूत्री कार्यक्रम दिया था 1918 में। उन्होंने उस पर इस बात पर जोर दिया था कि भाई विश्व युद्ध के बाद अगर आप एक और विश्व युद्ध अगर नहीं चाहते हैं तो आपको एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना करनी पड़ेगी। तो 1919 में आखिरकार जो वर्साई की संधि हुई उसके द्वारा राष्ट्रसंघ यानी कि लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना अगर आप देखेंगे, अगर डेट आपसे पूछी जाए तो 20 जनवरी 1920, यानी कि जो 1919 में वर्साई की संधि हुई, इसमें विचार रखा गया कि हम लोग एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन राष्ट्र संघ की स्थापना करेंगे। और यही राष्ट्र संघ जो है 20 जनवरी 1920 में अपने अस्तित्व में आ गया था। देखिए, उसी टाइम पर 1919 में ही 2 और संगठनों की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें से एक था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसकी स्थापना 1922 में की गई थी। इसके अगर हम मुख्यालय की बात करें तो आपको हेग में देखने को मिलेगा। हेग कहाँ पर है, तो हेग है नीदरलैंड में। ठीक है, राष्ट्रसंघ के विघटन के पश्चात इसका विलय जो है वो यूएनओ में कर दिया, यानी कि 1945 में आप देखेंगे आगे जाके भाई जैसे ही राष्ट्रसंघ खत्म हुआ तो जो आईसीजे है इसको आप आज के टाइम पे भी देखने को मिलता है आपको ये हेग में। ठीक है, आप अगर इंडिया के केस की बात करें कुलभूषण जाधव की, तो उनका केस भी आईसीजे में गया था। इसके बाद जो दूसरा संगठन था वो था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO। ठीक है, इसका शॉर्टकट जो आता है पेपर में ILO के नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, इसकी स्थापना भी वर्साई की संधि जो थी उसके आधार पर 1919 में ही कर दी गई थी, यानी कि 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना और 1922 में
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना। आपको इनके ना जो डेट्स हैं वो भाई याद रखनी है आपको, ठीक है, इनके सन, ठीक। इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। आपको ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका हेडक्वार्टर आपको जेनेवा में ही देखने को मिलेगा। देखिए, अब जो आपसे क्वेश्चन आता है ना, वो आपसे ये नहीं आएगा भाई इसके साथ कौन कौन संगठन की स्थापना की गई। आपसे अगर बड़े नंबर में क्वेश्चन आएगा ना, तो वही आ सकता है कि राष्ट्र संघ जो बना उसके उद्देश्य क्या क्या थे, ठीक है, किस उद्देश्य, किस पर्पस को फुलफिल करने के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। देखिए, पहला उद्देश्य क्या था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा की स्थापना करना। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई तो उसके ख़त्म होने के बाद जो ज़्यादातर देशों के सामने उन्होंने समस्या निकाली कि भाई समस्या क्या है, वर्ल्ड वॉर 1 क्यों हुई, ये इतने देश जो इतने सारे जो पावरफुल कंट्रीज़ बन रहे थे धीरे धीरे, वो लोग आपस में वॉर में क्यों इंडल्ज हो गए। तो उस वॉर में इंडल्ज होने का जो एक मेन कॉज था वो क्या मापा गया, वो भापा गया कि भाई एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसलिए शांति की स्थापना नहीं की जा सकी। तो राष्ट्र संघ का उद्देश्य था कि भाई शांति की स्थापना की जाए और सुरक्षा की। सुरक्षा मतलब सभी देश सुरक्षित रहें, आपस में वॉर ना करें, ठीक है, और जो गरीब देश हैं, जो विकसित अल्प विकसित देश हैं, उनको नुकसान ना हो ज़्यादा, ठीक। फिर इसका दूसरा उद्देश्य था भविष्य में युद्ध की स्थिति को टालना, ठीक है, दोबारा कोई युद्ध ना होने दिया जाए। हालांकि ये कामयाब नहीं रहा और 1939 में जब जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, ठीक है। तीसरा उद्देश्य क्या है, वैश्विक स्तर पर राष्ट्रों के मध्य भौतिक व मानसिक सहयोग को बढ़ावा देना। देखिए, अगर आपको देशों को लड़ने से रोकना है तो उनकी आपको मेंटेलिटी को चेंज करना होगा, ठीक है। जो मानसिकता है ना, युद्ध यही कराती है। कोई भी युद्ध देखिए आप, जहाँ किसी की मानसिकता अविकास का परिणाम देती है, वहाँ पर युद्ध आपको अवश्य देखने को मिलेगा, चाहे वो महाभारत हो, रामायण हो, ठीक है। जो भी युद्ध देखने को मिलेंगे आपको वो बुद्धि फेरने की वजह से ही देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। घमंड कहो चाहे बुद्धि फेरना कहो, कुछ भी कहो, ठीक है। तो इनका उद्देश्य क्या था कि भाई मानसिक स्थिति जो है, मानसिक सहयोग जो है देशों के बीच में उसको बढ़ावा दें, ठीक है। ये नहीं कि भाई देश जो है आपस में कभी मिल ही नहीं रहे हैं, बैठक नहीं हो रही है इनके बीच में। अगर आप किसी के साथ बैठक नहीं कर रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो उससे आपका मन कैसे मिलेगा, है ना। तो इन्होंने सोचा कि भाई हम वर्ल्ड लेवल पर कॉन्फ्रेंसेस कराएंगे, सम्मेलन कराएंगे, बैठकें कराएंगे, ताकि जो देश है ये भौतिक और मानसिक रूप से मजबूत हो सके और आपस में सहयोग कर सके। चौथा क्या था, अल्पसंख्यक समुदायों की रक्षा करना, यानी कि ऐसे देश, यहाँ पे समुदाय का मतलब यहाँ राष्ट्र लिख लेना, या तो अल्पसंख्यक राष्ट्रों की सुरक्षा करना, यानी कि ऐसे राष्ट्र जिनकी जनसंख्या कम है वो खतरे में ना पड़ जाए। ऐसा ना हो कि जो विकसित देश हैं, जो बड़े बड़े देश हैं, वो उन पर अपना कब्जा कर लें, ठीक है, ऐसा ना हो, इसके लिए भी राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई थी। अब नोट कर लेना कि भाई यह संगठन जो है वो 1939 से 1945 तक चले, द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक पाया तथा अपने उद्देश्यों में पूर्ण रूप से असफल रहा। 1945 में इसका जो स्थान है वो यूएनओ ने ले लिया था। यानी कि देखिए, इसका उद्देश्य क्या था, वर्ल्ड वॉर होने से रोकना, एक और है ना, बट 1939 में जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तो उसी टाइम ये जो संगठन था वो असफल हो चुका था, ठीक है। तो 1945 में जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म हुई, उसके बाद इसका जो जगह थी इसकी वो यूएनओ ने ले ली। अब देखते हैं भाई यूएनओ क्या है। देखिए, यूएनओ की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसे कहते हैं हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ। देखिए, इसके ना नाम में ही आपको देखने को मिल जाएगा इसका मतलब संयुक्त। संयुक्त मतलब बहुत सारे देश आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसकी स्थापना जो है वो 24 अक्टूबर 1945 को, ये डेट आपको ना याद रखनी है भाई, पेपर में आपसे ये डेट पूछी जा सकती है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। इसकी स्थापना के समय इसमें 51 सदस्य थे, ठीक है। स्टार्टिंग में इसमें 50 थे, लेकिन कुछ ही दिनों में इसमें पोलैंड ने भी ज्वाइन कर लिया था, आपको आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। भारत भी इसके संस्थापक सदस्यों में से एक था। देखिए, अब ना मैं एक वीडियो बनाऊंगा आने वाले टाइम पर, जिसमें आपको बताया जाएगा कि भारत जो है इसके संस्थापक देश में था, बट कैसे भारत जो है वो इसका परमानेंट मेंबर नहीं बन पाया, किसकी गलती थी, किसने ये बेवकूफ़ी की या भूल की या कुछ डिप्लोमेसी का परिचय दिया, क्या किया, ऐसा क्या कारण था कि भारत जो है वो परमानेंट मेंबर नहीं बन सका, जबकि चाइना वो इसका परमानेंट मेंबर बन गया। अमेरिका के ना चाहते हुए भी चाइना इसका परमानेंट मेंबर बन गया था, पता है आपको। इसकी एक अलग ही कहानी है, आपको अगर आप डिमांड करेंगे तो आपको वो वीडियो ही बना दूंगा। वर्तमान में इसमें 193 सदस्य हैं। इसका नवीनतम जो सदस्य है वो दक्षिणी सूडान है, जो 2011 में इसका सदस्य बना, ठीक है। फैक्चुअल डेटा है, आपको याद कर लेना है, ठीक है। आपसे एक डेट पूछी जा सकती है कि भारत जो है इसका सदस्य कब बना था, तो 24 अक्टूबर के 6 दिन बाद, यानी कि 30 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। उस टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे भाई, उस टाइम पे ब्रिटिश शासन था, भारत को आज़ादी नहीं मिली थी, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं।
संयुक्त राष्ट्र संगठन का विकास, यानी कि क्या क्या परिस्थितियां थी जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास हुआ, यानी कि इसके चरण क्या थे विकास के। ठीक, यूएनओ शब्द अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा दिया गया था। देखिए यूएनओ जो शब्द है, राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ, ये शब्द किसने दिया था? अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने। आपको मैंने राष्ट्र संघ का बताया था किसने दिया था, अभी आपको बता रहा हूँ कि जो यूएनओ है वो किसने दिया था, तो रूजवेल्ट। आपको याद रखना है भाई, ये फैक्चुअल डेटा है। ठीक है, अगस्त 1941 को अमेरिकी प्रेसिडेंट जो थे रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर चर्चिल द्वारा अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए। देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। एक नंबर का आपको जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना आपके, उसमें आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, अगस्त 1941 में। ठीक, फिर जनवरी 1942। अब देखिए इसमें क्या हुआ था यूएनओ चार्टर में, अटलांटिक चार्टर में ये हुआ था कि ये दोनों देश के जो प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे और प्रधानमंत्री, इन्होंने डिस्कस किया था कि भाई हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा संगठन बनाएंगे जो प्रभावी रूप से अपने निर्णयों को ले सकेगा। ठीक, उसके बाद जनवरी 1942 में क्या होता है, ध्रुवीय राष्ट्रों के खिलाफ लड़ रहे 26 मित्र राष्ट्रों ने वॉशिंगटन में अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर कर दिया। अब एक बात बताइए, 26 देश जो वर्ल्ड के सबसे पावरफुल कंट्रीज उस टाइम पर थे, ठीक है, इन 26 के 26 देशों ने वॉशिंगटन जो अमेरिका में है वहाँ पर इकट्ठा होकर जो अटलांटिक चार्टर था उस पर हस्ताक्षर किए। इससे पक्का हो गया था कि भाई अब एक संगठन बनने वाला है जिसको 26 देशों ने मंजूरी दे दी है। ठीक है, 26 देश कौन से थे? जो मित्र राष्ट्र के ध्रुवीय राष्ट्र के खिलाफ लड़ रहे थे। इसके लिए आपको विश्व युद्ध की वीडियो देखनी पड़ेगी, जो आपको कहीं ना कहीं प्लेलिस्ट में मेरे आपको मिल जाएगी। ठीक है, दिसंबर 1943 में संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए। देखिए ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये जो यूएनओ की घोषणा है उस पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो दिसंबर 1943 में। ठीक है, इसके बाद फरवरी 1945 में 3 बड़े नेताओं रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन ने याल्टा सम्मेलन, याल्टा कहाँ पर है भाई? तो याल्टा है क्रीमिया में। क्रीमिया कहाँ पर है? यूरोप में। आप रूस के नीचे देखेंगे आपको क्रीमिया मिल जाएगा। ठीक है, अभी जो ब्रिज पर अटैक हुआ था ना वो क्रीमिया का ही था। ठीक, वहाँ में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में यूएनओ का एक सम्मेलन करने का निर्णय किया गया। यानी कि यहाँ पर बैठक हुई याल्टा सम्मेलन में कि भाई यूएनओ को बनाने के लिए एक सम्मेलन करेंगे जिसमें फाइनली हम एक संगठन आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। ठीक, उसके बाद अप्रैल मई 1945 को सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में ही है, यहाँ में 2 महीने यूएनओ के गठन से संबंधित बैठक हुई। यानी कि 2 महीने तक लगातार चर्चा चलती रही कि यूएनओ में कौन कौन से देशों को सम्मिलित करना चाहिए, क्या क्या प्रावधान होने चाहिए, शांति की स्थापना कैसे करेंगे, एकता को बढ़ावा कैसे देंगे, इसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, इसमें कौन कौन से ग्रुप होने चाहिए, इसके अंग कौन कौन से होने चाहिए, इसको लेकर 2 महीने तक बैठक चली। ठीक है, जैसे भारत का संविधान आप देखेंगे ना 2 साल 11 महीने 18 दिन में बना था, ऐसे ही 2 महीने इस पर चर्चा चली। ठीक, इसके बाद 26 जून 1945 यूएन चार्टर पर 50 देशों ने हस्ताक्षर किए। ये आपको याद रखना है भाई, स्टार्टिंग में 50 देशों ने हस्ताक्षर किए और पोलैंड ने 15 अक्टूबर को हस्ताक्षर कर दिए थे। ठीक है, यानी कि स्थापना इसके नहीं हुई थी, उससे पहले जो जिन देशों ने इसको माना कि भाई हम साइन कर रहे हैं, तो कितने देशों ने माना था टोटल? 51 स्टार्टिंग में। ठीक है, इसमें भारत भी था 50 में से एक। ठीक, इसके बाद फाइनली वो दिन आता है 24 अक्टूबर का, जिस दिन यूएनओ की यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कर दी जाती है। ठीक है, और 30 अक्टूबर 6 दिन बाद भारत भी इसका सदस्य बन जाता है। देखिए आपसे 2 नंबर का या 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे जो यूएनओ का फ्लैग है उससे ही पूछा जा सकता है, जो उसका प्रतीक चिन्ह है, जो उसका सिंबल है, उससे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये इस टाइप का एक सिंबल है आपका, आपको अपनी एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा देखने को। ठीक है, मैं इतना डिजिटल मैंने नहीं बनाया है कि आपको सामने दिखा सकूँ मैं। ठीक है, तो पेन से ही बना दिया है, तो कोई बात नहीं, समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बस। यूएनओ का जो प्रतीक चिन्ह है यानी कि सिंबल है, इसमें विश्व का मानचित्र बना है। ये आप देखेंगे, ये वर्ल्ड का मानचित्र बीच में बना हुआ है। ठीक है, जिसके चारों तरफ ये जैतून की पत्तियां बिछी हुई हैं। ठीक है, इन पत्तियों का जो उद्देश्य है वो क्या है? विश्व में शांति का संकेत देना। ठीक है, ये आपसे 1 या 2 नंबर में पूछा जा सकता है। अब देखिए यूएनओ के उद्देश्य की बात करें, पहला अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखना, दूसरा राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बनाना, ठीक है, मित्रता को बढ़ाना, तीसरा आपसी सहयोग द्वारा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय ढंग की अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करना। ठीक है, यहाँ ढंग से लिखना है ना, इसको काटो थोड़ा यार, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो इसको से लिख लेना। ठीक है, ढंग से, यानी कि देखिए कोई भी विश्व में कोई समस्या आती है तो हमें डायरेक्ट वॉर पे नहीं उतारना है, उसके हमें पहले डिप्लोमेसी का यूज़ करना है। ठीक है, हम कैसे उसको शांत कर सकते हैं, कैसे उस सिचुएशन को कंट्रोल में कर सकते हैं, पहले उस पर डिस्कशन करना है। ये नहीं कि डायरेक्ट वॉर घोषित कर दे आप किसी भी देश पर।
चौथा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों व अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सम्मानपूर्वक लागू कराना। ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी ट्रीटी हो रही है या कोई भी लॉ बनाया जा रहा है तो उसको सम्मानपूर्वक लागू करानी। ये नहीं कि कोई देश उसको मान नहीं रहा है, कोई उसको मानने से मना कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, देखिए अगर आप कोई संगठन बना रहे हैं फ़ायदे के लिए तो आपको उसको मानना ही पड़ेगा ना। इतने सारे देश हैं, गलत तो कोई काम करेंगे नहीं, है ना। हालांकि बहुत गलत काम भी इसमें किए जाते हैं। ठीक, अब देखिए पांचवा देखना, पांचवा उद्देश्य क्या है, राष्ट्रों की क्षेत्रीय अखंडता व स्वतंत्रता का सम्मान करना। ठीक है, यानी कि जितने भी देश इसमें सम्मिलित होंगे उनके भाई अपनी अपनी आइडेंटिटी है, अपनी उनकी पहचान है, तो उसका हमें है ना नहीं करना भाई। उनका जो क्षेत्रीय अखंडता है, ये नहीं कि हम उनको यूएनओ में शामिल करके जो उनकी पहचान है, आइडेंटिटी है, उसको ख़त्म कर दे, हम उनको लिबर्टी ना दें, हम उन पर ज़बरदस्ती फैसले थोपें, ऐसा नहीं हो सकता भाई। वो लोग स्वतंत्र देश हैं, स्वतंत्र ही रहेंगे। ठीक है, जब कोई भी देश अपना संविधान बनाता है ना तो उसमें लिखा जाता है भाई सोवरेन। ज़्यादातर देशों में, ऐसा सब में नहीं है, भारत के आप संविधान में देखेंगे सोवरेन है। ठीक है, यानी कि उस पर किसी का भी प्रभुत्व तो नहीं है, किसी का दबदबा नहीं है, चाहे वो यूएनओ ही क्यों ना हो। ठीक, छठा क्या है, मानव अधिकारों की रक्षा करना। सातवां, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को शांतिपूर्वक सुलझाना ताकि युद्ध की स्थिति ना बन सके। अब देखिए यार, ये मैंने आपको 7 पॉइंट लिख दिए हैं, अगर आपको 6 भी याद रह गए ना तो आपको पेपर में अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, 6 याद रख लो बस भाई, 7 मत याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग, अब देखिए जैसे आपके शरीर में बॉडी होती है ना, ऐसे ही हर संगठन में कुछ ग्रुप बनाए जाते हैं जिनके काम भी अलग अलग होते हैं। तो क्या है इनके काम और कितने संगठन हैं, क्या उसके अंग हैं, उस पर आप डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के टोटल 6 ऑर्गन्स हैं। ठीक है, इसको ऑर्गन्स लिख लेना, ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ। ठीक है यार, क्या है ये बार बार। ठीक है, तो पहला ऑर्गन कौन सा है, आम सभा, इसको जनरल असेंबली भी बोला जाता है। दूसरा सुरक्षा परिषद। तीसरा सामाजिक तथा आर्थिक परिषद। ठीक है, इसे इकोसॉक कहते हैं, यानी कि इकोनॉमिकल तथा सोशल काउंसिल। चौथा कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि आईसीजे। पांचवा सचिवालय और छठा है न्यासिता परिषद। हालांकि इसने काम करना बंद कर दिया है बट इसको अभी भी गिना जाता है। ठीक है, अब क्या क्या इनके काम है आइए डिटेल से हम जान लेते हैं। आम सभा, जनरल असेंबली, इसमें यूएनओ के सभी सदस्य आते हैं, यानी कि जितने भी टोटल मेंबर्स हैं यूएनओ के, वो सारे के सारे ही आम सभा में गिने जाते हैं। ठीक, इसे महासभा भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सारे देश हैं, वर्ल्ड के लगभग सारे देश हैं। ठीक है, हालांकि सारे देशों ने इसको नहीं अपनाया है, लेकिन लगभग जो 193 देश हैं वो इसमें सम्मिलित हैं। ठीक, यहाँ पर क्या होता है भाई, तो यहाँ पर नीति निर्माण होते हैं, यानी कि पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं और विचार विमर्श किया जाता है कि कैसे कार्यों को किया जाना है हम वर्ल्ड पर। ठीक है, इन पर वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाती है। वर्तमान में से कितने सदस्य हैं, तो 193 सदस्य हैं। इसे यूएनओ के मुख्य अंगों की जननी, सभी अंगों की, देखिए जो यूएनओ के सभी अंग हैं ना उनकी जननी कहा जाता है, मदर ऑफ ऑल ऑर्गन्स। क्यों कहा जाता है भाई, क्योंकि यहीं से चुनकर अन्य अंगों के जो सदस्य हैं वो जाते हैं। ठीक है, यानी कि इकोसॉक का मेंबर कौन होगा, यूएनएससी का मेंबर कौन होगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मेंबर कौन होगा, वो सब के सब यहीं से चुन के जाते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई कि मदर ऑफ ऑल ऑर्गन्स किसे कहा जाता है, मदर ऑफ ऑल ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ, तो आप क्या लिखोगे उसमें, जनरल असेंबली। ठीक है, इसे ना एक शॉर्टकट लिख लो, UNGA, ये भी कहते हैं। पेपर में क्वेश्चन आ जाए ना UNGA क्या है, ये क्या बता दिया भाई, हमें पता ही नहीं चला। ठीक है, तो भाई बता रहा हूँ, UNGA मतलब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ठीक, अगला उदाहरण, इससे भाई क्या क्या कार्य हैं उसके बता रहा हूँ मैं आपको। सुरक्षा परिषद के जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं उनका चुनाव कहाँ पे किया जाता है, तो उनका चुनाव महासभा में ही किया जाता है। अस्थायी मतलब देखिए, ये आपको बताऊंगा आगे यूएनएससी में कि भाई इसके 2 टाइप के मेंबर्स होते हैं। इसमें टोटल 15 मेंबर हैं यूएनएससी में, जो 5 हैं वो स्थायी हैं, परमानेंट हैं, और 10 अस्थायी हैं। इनका चुनाव हर 2 साल बाद होता है, आगे बताऊँगा आपको। ठीक है, इकोसॉक के 54 सदस्यों का चुनाव, इनका चुनाव भी कहाँ होता है, तो महासभा में ही। आईसीजे के न्यायाधीशों का चयन कहाँ होता है, यहीं पर। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासचिव की नियुक्ति करना, ये सब भी किसका काम होता है, यूएन जनरल असेंबली का ही। ठीक है, ठीक है, देखिए आगे बात करते हैं सुरक्षा परिषद की, यूएनएससी की। तो यह यूएनओ का सबसे शक्तिशाली अंग है। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है आपसे। इसमें कुल 15 सदस्य हैं, 5 परमानेंट हैं प्लस 10 जो है वो टेम्पररी मेंबर्स हैं। ठीक है, और इन टेम्पररी मेंबर्स का 2 वर्षों की अवधि के लिए चुनाव किया जाता है। अब देखिए आपको बता देता हूँ भाई, जो इतनी देर तक आ चुके हैं वीडियो में, तो आपको नीचे ना टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको इस पूरे टॉपिक की जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको, इसी की डिट्टो आपको फोटोकॉपी PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो आप डाउनलोड कर लेना उसे। ठीक है, चलिए अगर हम इसके स्थायी सदस्यों की बात करें तो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और
चीन। ट्रिक क्या है? अरब फ्रेंचाइज। क्या है ट्रिक? अरब फ्रेंचाइज। ए से अमेरिका, आर से रशिया, बी से ब्रिटेन, फ्रांस से फ्रांस और चाइस से चाइना। ठीक है, बहुत इजी ट्रिक है यार। अरब फ्रेंचाइज याद रखना आपको, अरब अरब फ्रेंच फ्राइज, कुछ भी याद रख लो, कोई भी ट्रिक बना लो, अपनी ट्रिक बना सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको नाम याद होने चाहिए पाँचों के पाँच। ठीक है। अब भाई इन्हें विशेषता क्या, इनको परमानेंट मेंबर क्यों बोला जा रहा है भाई? कुछ तो दिया होगा ना पावर। देखिए, इन सदस्यों के पास वीटो शक्ति है भाई, वीटो शक्ति, निषेधाधिकार। पेपर में क्वेश्चन आता है निषेधाधिकार किसे कहा जाता है, तो इस शक्ति का क्या काम है? इस शक्ति के तहत इन पांचों में से कोई भी एक देश किसी फैसले के खिलाफ जाकर उस फैसले को लागू होने से रोक सकता है। ठीक है। यूएनएससी में स्थायी सदस्यता हासिल करने के लिए आवश्यक जो योग्यताएं हैं वो क्या क्या हैं, यानी कि आपको किन आधार पर परमानेंट मेंबर घोषित किया जा सकता है, आप कैसे परमानेंट मेंबर बन सकते हैं। तो देखिए क्या है, वह देश बड़ी आर्थिक शक्ति होना चाहिए। ठीक है, बड़ी सैन्य ताकत होनी चाहिए उसके पास, यूएनओ के बजट में उस देश का योगदान ज़्यादा होना चाहिए, आबादी के हिसाब से बड़ा देश होना चाहिए, जो लोकतंत्र और मानवाधिकार के आदर्शों का सम्मान करता हो, ऐसा देश होना चाहिए भाई। ठीक है, साफ से लिख रखा लोकतांत्रिक देश ही होगा इसमें। ठीक है, हालांकि कोई नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सचिवालय की, सेक्रेटरीट की। ठीक है, यूएनओ के कार्यों का संचालन सचिवालय ही करती है। ठीक है, बाकी सब तो सिर्फ इलेक्शन करेंगे, चुनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, असली काम कौन कर रहा है? सचिवालय। इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता है भाई? महासचिव, महासचिव। ठीक है, अभी कौन है इसका चुनाव कौन करता है पहले तो ये बताओ? महासभा करती है। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। ठीक है, वर्तमान में कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस। अगर इनका देश पूछा जाए तो आप लिख लेना भाई, पुर्तगाल। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आता है ना आपसे कि कभी कभी आता है कि यूएनओ के जो प्रथम महासचिव थे वो कौन थे, तो आप लिख लेना भाई ट्राइगोली। ठीक है, क्या लिखना है? ट्राइगोली। आई थिंक ये नॉर्वे के थे, हाँ नॉर्वे के। ठीक है, याद रख लेना आप, नॉर्वे स्वीडन यहीं के थे ये। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर सभी मुद्दों और सूचनाओं का रिकॉर्ड रखा जाता है तथा आवश्यकता पड़ने पर महासभा में प्रस्तुत करा जाता है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपसे, जो इंपॉर्टेंट है ना यहाँ पे वो सिर्फ ये था महासचिव वाला पॉइंट। ठीक, अगला आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि आईसीजे। अब इसका काम क्या है भाई? देखिए, आईसीजे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है, न्यायालय जो है, इसकी स्थापना 26 जून 1945 को की गई थी कैलिफोर्निया में। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है उसे शांति महल के नाम से जाना जाता है, जो कहाँ पर है? द हेग, स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, द हेग। एक मिनट आपको दिखाता हूँ, आपको मैंने पहले पढ़ाया था। हेग जो है वो नीदरलैंड में है, स्विट्ज़रलैंड में नहीं, सॉरी, स्विट्ज़रलैंड में जिनेवा है। ठीक है, ये देखिए कहाँ गया, हाँ ये रहा। ठीक है, हेग, नीदरलैंड। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। तो भाई इस न्यायालय में टोटल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो टोटल जज होते हैं इसमें 15। याद रखना, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में टोटल कितने जज होते हैं। इन न्यायाधीशों का चुनाव यूएनएससी और यूएनजीए की अलग अलग बैठकों द्वारा किया जाता है। इसका जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष का होता है, यानी कि एक वकील 9 साल तक इसमें रह सकता है। ठीक है, और वे दोबारा भी चुने जा सकते हैं। यह राष्ट्रों से संबंधित विवादों का निपटारा करती है, यानी कि मान लीजिए 2 राष्ट्रों के बीच में किसी चीज़ को लेकर विवाद चल रहा है, किसी मुद्दे को लेकर विवाद चल रहा है, तो उस मुद्दे का जो निपटारा है वो कौन करेगा? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। छोटे छोटे मुद्दे नहीं जाते इसमें, कहीं सोच लो आप कोई भाई मैं पड़ोसी लड़ रहा है इसमें लेकर चला जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। देशों की लड़ाई होनी चाहिए आपस में। ठीक, इसके क्षेत्राधिकार को 3 भागों में बांटा जाता है। ऐच्छिक यानी कि अपनी मर्जी से भी किसी फैसले को किसी मुद्दे को उठा सकती है ये। अनिवार्य यानी कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनको इसको करना ही करना है, और कुछ परामर्श पे। ठीक, आगे बात करते हैं न्यायिकता परिषद की। तो इसका गठन उन क्षेत्रों की देखरेख के लिए किया गया था जहां द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी समान रूप से शासन शुरू नहीं हो सका था, यानी कि जहां पर अभी भी इंपीरियलिज्म था, साम्राज्यवाद जहाँ पे किसी और देश ने शासन कर रखा था, अपना कब्जे में कर रखा था, तो उनको छुड़ाना इसका मेन काम था। ठीक है, इसका कार्य अब समाप्त हो गया है। ठीक है भाई, ये भी इतना सक्सेसफुल नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि तिब्बत को चाइना ने कब्जे में कर लिया अपने, और ये देखता रह गया, कोई बात नहीं। सामाजिक तथा आर्थिक परिषद इकोसॉक, इसकी बात करते हैं। तो यह परिषद आम सभा के अधीन है। ठीक है, किसके अधीन है ये? आम सभा के, जनरल असेंबली के। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा और स्वास्थ्य और इनसे संबंधित कार्य रखने वाले अन्य विषयों पर विचार करती है। ठीक है, इसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं पहले ही बता दिया था मैंने आपको, 54। इनका चुनाव कौन करता है? तो आम सभा। ठीक है, इसके अधीन कुछ प्रमुख आयोग भी आते हैं। कौन कौन से? मानव अधिकार आयोग, सांख्यिकी आयोग और महिला आयोग। ठीक है, ये सब छोटे मोटे डेटा है यार, इतना आपको कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की। अब बात करते हैं यूएनओ की प्रमुख एजेंसियाँ
जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एक एक नंबर के आते हैं। तो पहला WHO, दूसरा संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को। ठीक है, कुछ तो मिसिंग लग रहा है यार, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, ठीक है, सोशल सांस्कृतिक, यहाँ एक चीज़ मिस हो गई, यहाँ सामाजिक आर्थिक छूट गया भाई यहाँ पे। हाँ, मैं देखो पूरी फुल फॉर्म नहीं आ रही, क्या हो गया भाई, एडिट कर लेना आर्थिक, ठीक है, आर्थिक संगठन में इसमें जोड़ लेना है। अब अगला कौन सा है, तो यूनिसेफ यानी कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, चिंता मत करो, धीरे धीरे सारा डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। UNHRC, UNHRC क्या होता है भाई, तो आपको खुद बताना है क्या होता है, ठीक है भाई। अगला है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग UNHCR। देखिए इन दोनों में ना आप फुल फॉर्म देख लो भाई, इन दोनों में एक एक शब्द का अंतर है बस, ये UNHRC है और ये UNHCR है, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको क्या क्या है ये लोग, चिंता मत करना, ठीक है। और अगला जो है वो कौन सा है, अंकटाड UNCTAD यानी कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन आदि, ठीक है। बहुत सारे संगठन है यार, तो किस किस से डिस्कशन करें हम लोग, जो इंपॉर्टेंट है उसका यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। WHO, इसका गठन कब हुआ था, तो 7 अप्रैल 1948, और 7 अप्रैल को ही हम क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है। ये भी आपको अलग से मैंने डेटा बता दिया, पेपर में पता नहीं क्वेश्चन आ जाए भाई तो क्या भरोसा आपका, ठीक है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं हम लोग, तो 7 अप्रैल को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है जिनेवा में, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड। इसके प्रमुख कार्य क्या हैं, सभी संचारी रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण, यानी कि विश्व में जो भी रोग फैल रहे हैं तेज़ी से उन पर नियंत्रण करना, ठीक। वैश्विक महामारी का उन्मूलन, आपने देखा ही होगा भाई, जब आप कोविड के टाइम पे घर में बंद थे, आप टीवी देखते रहते तो आपने कहीं ना कहीं WHO सुना जरूर होगा, क्योंकि विश्व में जो भी रिलीफ के कार्य चल रहे थे, ठीक है, राहत बचाव के कार्य चल रहे थे, उन कार्यों में सबसे आगे कौन था, तो WHO, ठीक। अल्प विकसित देशों में चिकित्सा संबंधी कार्यक्रमों का संचालन करना। अल्प विकसित देश मतलब जो भाई अपना विकास ढंग से नहीं कर पाए, आप अफ्रीकन कंट्रीज देखेंगे ज़्यादातर कंट्रीज गरीब हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोविड के टाइम पर इनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि ये लोग वैक्सीन खरीद सके, लगा सके अपने लोगों को, तो ये WHO है, इसके द्वारा कई सारे जो राहत बचाव कार्य हैं या फिर रिलीफ कैंप्स हैं उनका आयोजन किया गया था, और वहाँ के देशों में भी जो वैक्सीन हैं उनको फ्री में इनको पहुँचाया गया था, ठीक है। और क्या काम है इसका, तो महिला तथा विकास, बाल विकास को बढ़ावा देना, ठीक है, ये सब काम है इसके। अगला जो आपसे पूछा जा सकता है वो यूनेस्को के बारे में पूछा जाएगा आपसे, भाई यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, तो 4 नवंबर 1946। मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस। पेरिस किसकी राजधानी है, फ्रांस, ठीक। सदस्य देश कितने हैं, 193। उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति एवं संचार को बढ़ावा देना, और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना, और परस्पर संवाद व शांति को बढ़ावा देना। देखिए ये सब जो है ना आपसे पूछे जा भी सकते हैं और नहीं भी, बट पूछा जो आपको जाएगा ना वो इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, और मुख्यालय या फिर स्थापना, ठीक है। तो ये तो आपको याद रखना ही है भाई। देखो कार्य जो है ना, इनके नाम पे जाओगे ना आपको अपने आप कार्य याद हो जाएंगे, कार्य को रटने की जरूरत नहीं है, इनके नाम में इनके कार्य छुपे हुए हैं, ठीक। अगला जो है वो है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। मैंने आपकी हिंदी में जो डेफिनेशन है वो ऊपर लिखी हुई है, आपको रुको मैं दिखा देता हूँ यार, आप पे भरोसा नहीं करते हो भाई, आपको कहाँ लिख दी भाई, हमें झूठ बोल दिया। देखो यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, ठीक है, यहाँ पे आपातकालीन जो लेना, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फोर्स, ठीक है। इसका काम क्या है भाई, अब देखिए पहले तो इसका गठन कब हुआ, तो 1946 में। मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क, अमेरिका में। इसके महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर कौन है, तो हेनरिटा फॉर, ठीक है, अभी वर्तमान में, ठीक है। इसका मुख्य कार्य बच्चों के लिए आपातकालीन निधि एकत्रित करना, यानी कि भाई बच्चों के लिए निधि पैसा इकट्ठा करना, ठीक है, तथा संपूर्ण रूप से विश्व में उनके विकास के कार्यों में सहायता करना, ठीक है। यानी कि जो अफ्रीका के देश हैं, जो गरीब हैं, जो अपने यहाँ पर जो बाल विकास है उसको बढ़ावा नहीं दे सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए कौन हेल्प करता है, तो यूनिसेफ, ठीक। अगला जो आता है वो आपसे IMF के बारे में पूछा जा सकता है। IMF क्या है, तो ब्रेटन वुड सम्मेलन जो है 1944 में, इसके द्वारा दो प्रमुख संगठनों IMF तथा WB वर्ल्ड बैंक, इसकी स्थापना की गई थी, ठीक। मतलब इसकी स्थापना पर जोर दिया गया था कि हम ऐसे संगठन की स्थापना करेंगे। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है जिनेवा में। उद्देश्य वैश्विक स्तर पर वित्त व्यवस्था यानी कि फाइनेंशियल सिस्टम की देखरेख करना और तकनीकी सहायता मुहैया कराना। ये तकनीकी है भाई, एक नीति लग रहा है, वो थोड़ा राइटिंग में गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। अगला संगठन कौन सा है, विश्व बैंक,
ठीक है। वर्ल्ड बैंक स्थापना 1945, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी। उद्देश्य सदस्य देशों को आसान ऋण व अनुदान देना। आप जब देखोगे ना पाकिस्तान भूखा नंगा जो पाकिस्तान है, जब चिल्लाएगा हमें पैसा दे दो पैसा दे दो पैसा दे दो, तो उसे पैसा कौन देता है कर्ज के तौर पर? वर्ल्ड बैंक। वो भी देने से मना कर देता है कई बार तो ठीक है। अगला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्थापना 1945 में। पूर्व रूप क्या था इसमें? पूर्व में एक गैट था भाई, गैट। इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, गैट से आप क्या समझते हैं? तो गैट की जो फुल फॉर्म है ना वो है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, पहले ये एग्रीमेंट था, बट एग्रीमेंट को कौन मानता है? तो एग्रीमेंट से क्या बन गया? ऑर्गेनाइजेशन, जिसे सबको मानना ही पड़ता है। ठीक। मुख्यालय कहाँ पर है? तो उसका मुख्यालय जो है वो जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। सदस्य देश कितने हैं? 164। उद्देश्य वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करना। ठीक। अगली जो एजेंसी है वो है अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, IAEA। IAEA फुल फॉर्म क्या है भाई इसकी? IAEA की कौन बताएगा? चलो मैं बता देता हूँ, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी स्थापना 29 जुलाई 1957। ये याद रखना भाई, आते पेपर में। ठीक है, फुल फॉर्म ही पूछी जा सकती है IAEA की। सदस्य देश कितने हैं? 176। मुख्यालय वियना। वियना कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रिया में है भाई, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। कई लोग ऑस्ट्रेलिया समझ ले, भैया ने गलत लिख दिया भाई, ऑस्ट्रेलिया लिखना था, ऑस्ट्रिया लिख दिया। अबे ऑस्ट्रिया ही है। ठीक। उद्देश्य परमाणविक ऊर्जा के शांतिपूर्वक उद्योग को ए भाई सॉरी यहाँ पे प्रयोग लिखना है। ठीक, प्रयोग को बढ़ावा देना। वो ज्योग्राफी पढ़ रहा था ना उस टाइम, तो गड़बड़ हो गई। ठीक है, ठीक कर लेना भाई, प्रयोग है ये, उद्योग नहीं है। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो इसकी स्थापना जो है 1961 में हुई थी। मुख्यालय लंदन में। उद्देश्य मानवाधिकारों की रक्षा करना। यह मानवाधिकार संबंधी रिपोर्ट पेश करता है। अब देखो, ये कोई संगठन नहीं है, ठीक है, ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है भाई, NGO है। NGO आजकल आप देखते हैं ना, कई सारे NGO चलती हैं, तो ये एक NGO है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है, इसे आप अंतर्राष्ट्रीय संगठन में समझ लेना। ठीक, स्थापना कब हुई थी? 1961 में। ठीक है, इसका कार्य क्या है? मानवाधिकार की रक्षा करना। एक ऐसा ही संगठन और है जो मानवाधिकार की रक्षा के लिए बना है, जो है ह्यूमन राइट्स वॉच। ये भी एक NGO ही है, संगठन ही है। ठीक है, मतलब संगठन ही है लेकिन इंटरनेशनल नहीं है, ये NGO है। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये NGO है। ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल, सरकारी नहीं है। स्थापना 1978 में। मुख्यालय न्यूयॉर्क में। ठीक है, बस इतना याद रखना और कुछ याद नहीं रखना। फिर आता है ग्रीन पीस। ग्रीन पीस क्या है? इसकी स्थापना जो है 1971 में थी। ये भी एक NGO है। ठीक है, मुख्यालय एम्स्टर्डम कहाँ पर है? तो नीदरलैंड में है। ठीक, यह विश्व समुदाय को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु कानून बनाने के लिए दबाव डालने का काम करता है। ठीक, आगे आता है UNDP मतलब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। स्थापना 22 नवंबर 1965। मुख्यालय न्यूयॉर्क में। इसका कार्य क्या है? तो विश्व के सभी देशों में गरीबी उन्मूलन, यानी गरीबी को दूर करना तथा असमानता में कमी लाना। ठीक है, अब देखिए भाई, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई आपके लिए, जो आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। क्या? UNO की कमियां और आलोचनाएं बताएं। ठीक है, क्या इसमें कमियां हैं? तो पहले देखो भाई, भर भर के इसमें कमियां हैं। अप्रभावितता क्या होती है? आतंकवाद, सशस्त्र संघर्ष और मानवाधिकार के हनन जैसी कुछ समस्याओं का निपटारण करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ अप्रभावी रहा है। यानी कि कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसका निवारण UNO को करना चाहिए था, लेकिन इसके होने के बावजूद भी इन समस्याओं का निदान नहीं हो पा रहा है भाई। इन समस्याओं से हमें राहत नहीं मिल पा रही है। ठीक है भाई, एक बात बताओ, ऐसा संगठन है जो समस्याओं का निवारण नहीं कर पाता, तो क्या फ़ायदा इस संगठन का, है ना? तो बुराइयां की जाती है इसकी। दूसरा, अमेरिकी प्रभुत्व है भाई। देखो, सबसे ज़्यादा इसके बजट में योगदान कौन देता है? अमेरिका। तो सुनेगा किसकी? अमेरिका की। अमेरिका ने अपने फ़ायदे के लिए संगठन का उपयोग कब किया? इराकी फ्रीडम, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, जब इराक पर अटैक करना था। ठीक है, इंडो चाइना वॉर में भी उसने इसका उपयोग किया। कई सारी जगह हैं जहाँ पर उसने इसका गलत फ़ायदा उठाया है। ठीक है, अब देखो भाई, जाहिर सी बात है, जो सबसे पैसा ज़्यादा देगा उसी की सुनी जाएगी। ठीक है, बट ये ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आप लोगों ने एक संगठन बनाया है जो समानता को बढ़ावा देने के लिए बनाया आपने, है ना? बट आप समानता को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, आप विकसित देशों की सिर्फ सुन रहे हैं। जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी तो कुछ ज़्यादा सुनी जा रही है। ठीक, और अमेरिका का तो क्या ही कहना। अमेरिका तो इसका भाई मतलब दुल्हन बनी पड़ी है अमेरिका की। ठीक, UNO जैसा स्वैच्छिक संगठन, स्वैच्छिक मतलब अपनी मर्जी से काम करने वाला, अब अपनी प्रकृति में स्वैच्छिक नहीं रहा भाई, अपनी मर्जी से काम नहीं करता। अब किसकी वजह से काम करता है? अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों की।
ठीक है, उनके दबदबे में काम करता है। फिर असमानता, वही पॉइंट जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया। कैसे? कुछ आलोचकों का तर्क है कि यूएनओ वैश्विक समुदाय का प्रतीक नहीं है। ठीक है भाई, यूएनओ क्या कहता है? वैश्विक समुदाय का प्रतीक हूँ, मैं विश्व में सबकी सुनता हूँ। ठीक है, बट इस संगठन ने क्या किया है? छोटे और गरीब देशों के लिए प्रतिनिधित्व और आवाज़ की कमी को लेकर चिंताएं पैदा की हैं इसने। ठीक है, जो छोटे छोटे गरीब देश हैं उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं यहाँ पर। ठीक है, उनको इग्नोर किया जा रहा है, उनको सिर्फ संगठन में अपना ग्रुप मेंबर बना के रखा है बस। ठीक, फिर सुरक्षा परिषद में सीमित प्रतिनिधित्व, यानी कि भाई कुछ ही कंट्रीज़ हैं, 15, विश्व में कितनी कंट्रीज़ है इसमें? 193। ठीक है, इसमें यानी कि यूएनओ में 193। अब उन 193 में से किसकी चलती है? सिर्फ 15 की। इन 15 में से भी भाई 15 की भी नहीं, 5 की चलती है। ठीक है, तो ये तो गलत बात है ना भाई। सुरक्षा परिषद में यूएनओ के गठन के समय से सम्मिलित सदस्यों की संख्या को बढ़ाया नहीं गया है, जबकि तब से लेकर आज तक विश्व में कई परिवर्तन हुए हैं। अब भारत, ब्राज़ील, जापान जैसे देश नई वैश्विक महाशक्ति बनकर उभरे हैं, जो यूएनओ के स्थायी सदस्यता के लिए अपनी सदस्यता पेश करते हैं। अब एक बात बताओ, इसमें कितने कंट्रीज़ हैं? 5। इंडिया की इकोनॉमी ना वर्ल्ड के अभी 4th या 5th ऐसे ही कुछ है। ठीक है, तो इन 5 में से तो भाई एक वो भी इंडिया भी है टोटल 5 में से, बट इंडिया इसका मेंबर नहीं है 5 में से। ठीक है, कहने का मतलब क्या? कंफ्यूज हो गए? थोड़ा सुनो ढंग से। देखो, इसमें टोटल परमानेंट मेंबर्स कितने हैं? 5। अब इन 5 की अर्थव्यवस्था सबसे मजबूत होनी चाहिए, है लॉजिक तो ये बनता है ना। बट इन 5 में से एक कंट्री ऐसी है जो भारत से भी नीचे है भाई अर्थव्यवस्था के मामले में। ठीक है, हमने अभी यूके को पिछाड़ा भाई, इंग्लैंड को पिछाड़ दिया हमने अर्थव्यवस्था के मामले में। ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे यहाँ पर, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, मतलब अच्छी अर्थव्यवस्था हमारे यहाँ की, सेना हमारी अच्छी। अब क्या कमी है भाई हमें? क्यों नहीं जोड़ रहे हो हमें इसमें? ठीक है, तो इसकी आलोचना की जाती है। भाई भारत, ब्राज़ील, जापान इतने बड़े बड़े देश हैं जो विश्व महाशक्ति बनकर उभर रहे हैं, तो इन सदस्यों को भी इसमें जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, अगला जो वीटो पावर है, निषेधाधिकार। क्या भाई, कई आलोचक क्या कहते हैं कि यूएनओ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को वीटो शक्ति देने का भी विरोध करते हैं। इसके कारण जो कई महत्वपूर्ण फैसले हैं ना, जो आवश्यक प्रस्ताव हैं, इसकी शक्ति की वजह से मतलब ख़त्म कर दिए जाते हैं, उन पर कोई चर्चा ही नहीं करता। ठीक है, और एक आलोचना जिसमें मैं लिखना भूल गया था लेकिन मेरे को बाद में याद आया, जो छठी है, आजकल के टाइम पे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में आप देखेंगे क्या चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर। क्या रशिया यूक्रेन वॉर पे यूएनओ को अपना स्टैंड ले पा रहा है? क्या वो उस पर रशिया पे एक दबदबा बना के इस वॉर को ख़त्म करा पा रहा है? नहीं। इसका मतलब जो यूएनओ है वो एक फेलियर है बहुत बड़ा इस टाइम पर। ठीक है भाई, आपका मेंबर छोटे से देश को मतलब पूरी तरह से तबाह कर रहा है उसको। ठीक है, बट आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। आप वर्ल्ड लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन हो जो कंट्रोल करना था, जिसको जिसे काम ही था कंट्रोल करना, बट आप नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी आलोचना की जानी जाहिर सी बात है। ठीक है, अगला एक और क्वेश्चन आपसे आता है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय संगठन तो हैं, बट हमें इनकी आवश्यकता क्यों है? हमें क्यों ज़रूरत है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की? ठीक है भाई, पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, तो पहला क्या, कई समस्याएं ऐसी होती हैं जिनसे निपटना किसी एक देश के लिए आसान नहीं होता। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सहायता ली जाती है। ठीक है, कोविड के टाइम पर क्या कोई एक देश अगर अपने यहाँ पे लॉकडाउन लगा दिया तो ठीक हो गया कोरोना? पूरे विश्व में ठीक हो गया? नहीं, सबने मिलकर जब काम किया तब सही हुआ ना भाई। जिनके पास दवाई के पैसे नहीं थे, जिन देशों में इंजेक्शन लगाने तक के पैसे नहीं थे, वहाँ वैक्सीन किसने पहुँचाई? भारत, चाइना और ब्रिटेन जैसे देशों ने। ठीक है, अपने पैसों से। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्वक समाधान करने के लिए इनकी आवश्यकता है। युद्धों की रोकथाम में सहायक है संगठन, इसलिए इनकी आवश्यकता है। भाई अगर ये नहीं होंगे ना तो दोबारा वही डिक्टेटरशिप चलेगी फिर पूरे विश्व में। ठीक है, विश्व की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए इनकी आवश्यकता है। प्राकृतिक आपदाओं से, महामारियों से निपटने के लिए इनकी आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय जो सहयोग है, कॉपरेशन है, उसको बढ़ाने के लिए इनकी आवश्यकता है। वैश्विक समस्याओं से प्रभावी रूप से निपटने में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कई सारे बातें हैं भाई, आप बना के लिख सकते हो, आर्ट्स के स्टूडेंट हो भाई। ठीक है, बट आपने जो ये पॉइंट्स हैं उनको ध्यान रखना है। ठीक, तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। जो टॉपिक है ना आपका, ये पूरा आपके पेपर की दृष्टि से बनाया गया है, पेपर को ध्यान में रखकर। तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, अपने दोस्तों को शेयर भी करनी है। ठीक है, ताकि उनकी हेल्प भी हो सके। भाई समाज का काम भी थोड़ा कर लिया करो, बांट दिया करो, वीडियो को भी शेयर कर दिया करो। ठीक है, ताकि दोस्तों की हेल्प हो सके। अकेले क्रो नहीं करना, उनको भी हाथ पकड़ के चलवाना है, उनको भी। ठीक, चलिए दोस्तों, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है भाई। कितने मिनट की हो गई? 39 मिनट की वीडियो हो गई है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पर लाइक कर दे, कमेंट कर दो, कोई डाउट हो आपका, किसी टॉपिक पर वीडियो बनानी हो तो कमेंट कर दो जल्दी से उस पर। ठीक है, बाकी इस वीडियो को शेयर कर दो। टेलीग्राम का लिंक नीचे दे रखा है, जाके PDF डाउनलोड कर लो। बस जय हिंद, धन्यवाद, भारत माता की जय।